कि आखिर शिक्षा का हमारा जो उद्देश्य है, शिक्षा का हेतु वो क्या है। ये ठीक है कि शिक्षा शैशव काल से ही प्रारंभ हो जाती है। बच्चे का जन्म होता है तो उसके परिवार में उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसको जब बड़ा होता तो सिखाते हैं, वो भी शिक्षा होती है। बोलना सिखाते हैं, वो भी शिक्षा होती है। आचरण व्यवहार करना सिखाते हैं, वो भी शिक्षा होती है। लेकिन शिशु काल के बाद ये काम समाज का हो जाता है कि किसी भी नागरिक को उसके शिक्षा के स्तर को कैसा बनाना है, किधर लेकर जाना है। क्योंकि विद्या यही वास्तव में हमारा सारा सुख है। विद्या है इति सुखम। अगर ये विद्या न हो तो हमारे सारे सुख समाप्त हो सकते हैं। तो इस विद्या के कारण से ही हमारा जो जीवन शुरू हुआ, उस समय आज की शिक्षा की तरह शिक्षा नहीं थी। व्यक्ति ने उच्चारण करना पहले शुरू किया, श्रवण करना शुरू किया, मंत्रोच्चार और मंत्रोश्रवण, इसके साथ सारी शिक्षा की पद्धति हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू की। और बाद में गुरुकुल शिक्षा शुरू हुई, गुरु शिष्य, इस परंपरा से शिक्षा शुरू हुई। फिर आज के काल में, आधुनिक काल के अंदर शिक्षा में जो अन्य पद्धतियां ये सब शुरू हुई। हमारा देश जब गुलाम था उस समय मैकाले की शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमको शिक्षित नहीं किया जा रहा था, हमको साक्षर किया जा रहा था। 3R एजुकेशन दी जा रही थी, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। और इसी में से ये माना जाता था कि इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से क्लर्क की शिक्षा दे दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं, तो हमको विचार करना ही होगा कि शिक्षा का हेतु मात्र इतना नहीं है। शिक्षा के स्टेक होल्डर्स में शिक्षा है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, शिक्षण है, लेकिन इन सब का केंद्र बिंदु है शिक्षा का हेतु। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हम अपने नागरिक को कहां ले जाना चाहते हैं, कहां पहुंचाना चाहते हैं। आज स्वतंत्र भारत में हम अपने नागरिक को स्वाभिमानी नागरिक अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर देश की आज़ादी, स्वतंत्रता, उसका अनुभव उसको नहीं हो सकता। आज भी अगर हम उसी मैकाले की शिक्षा पद्धति के नीचे दबे रहेंगे तो फिर देश की आज़ादी का मतलब क्या है। देश आज़ाद होने के बाद कई बार शिक्षा नीतियां बनी हैं। 1984 या 86 के समय एक शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद आज 2020 में शिक्षा नीति बन रही है। लेकिन इस समय विचारों के परिवर्तन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ पुरुष सामने आए हैं, जिन्होंने एक दिशा दे करके हमारी शिक्षा कैसी हो इसकी ओर आगे बढ़ाया है। केवल साक्षरता ही नहीं, तो इस शिक्षा के साथ राष्ट्रीयता है, नैतिकता है, ठीक है, संस्कार भी है, रोजगार भी चाहिए। आखिर शिक्षा का हेतु रोजगार भी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। इन सब की दिशा देने के लिए जो नई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, इसके लिए मैं, जिन्होंने भी इसमें योगदान किया, क्योंकि बहुत बड़ी संस्थाओं को इसमें एक प्रकार से परामर्श लिया गया, आम जनता से भी परामर्श लिया गया, शिक्षाविदों ने तो यानी परामर्श दिया ही दिया। और लगातार कई वर्षों के इस अभ्यास के बाद ये जो हमारी शिक्षा नीति बनी है, 2 लाख लोगों से भी इसका एक प्रकार से परामर्श लेने के बाद इस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया गया। हमारे यहाँ शिक्षा के कई आयोग बने हुए हैं, यानी 4 आयोग जिनकी जानकारी मुझे है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, 4 आयोग बने हुए हैं। सब मिलकर के अभी तक जो हमको प्राप्त करना चाहिए था उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जिन चीज़ों को मिलाया है, जिसका एक लक्ष्य ये रखा है कि हमारे देश की संपूर्ण लौकिक और पारमार्थिक शिक्षा हमारे हाथों में हो और ये शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जहाँ तक संभव हो सके राष्ट्रीय पद्धति से ये शिक्षा दी जानी चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है।
स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, पंडित मदन मोहन मालवीय हो या दीनदयाल उपाध्याय हो, सब लोगों ने शिक्षा के नाते से एक स्वावलंबी नागरिक इसकी कल्पना की है। आज कितनी विचित्र स्थितियां हैं। इन स्थितियों में पंडित दीनदयाल जी ने कहा हमको कि क्या विडंबना है कि एक 10 से 15 वर्ष का बालक वो होटल पर कहीं काम कर रहा है, कहीं बाल मजदूरी कर रहा है, और कहीं 80 वर्ष का, 65 वर्ष का, 70 वर्ष का बुजुर्ग वो भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लगा है, और दूसरी तरफ ये नौजवानों की एक बेरोजगारों की लंबी लाइन ये भी शोरगुल कर रही है। बाल मजदूरी भी यहां है, बेरोजगारों की लंबी लाइन भी है, और ऐसे वृद्ध अवस्था में जो लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं वो भी काम धाम में लगे हैं। ये कौन सा संतुलन है? तो इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए हमको अपनी शिक्षा नीति में सभी लोगों को मिलकर, चाहे वो शिक्षा शास्त्री हैं, अध्यापक हैं, बुद्धिजीवी हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं और आम जनता है, इन सबको मिल करके एक विचार मंथन करके जो ये नीति बनाई गई है इसका पालन करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा नीति बन गई है, अब हम प्रदेश सरकार के नाते या हमारी इतनी बड़ी जो फौज है, जो शिक्षाविद हैं, जिन लोगों को इस विषय को आगे लेके चलना है, बढ़ना है, इनको अपने लेवल पर सबको उसको कैसे लागू करना है इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। लागू करने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं विभाग की ओर से, आप सब लोगों से मिल करके, और जो उसमें से एक विषय निकल करके आया हरियाणा के अंदर, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि बड़ा उत्साह है कि हम इसको कैसे लागू करें। उसी में से एक निर्णय लिया है कि हम अपनी इस शिक्षा नीति को, जो देश भर के अंदर तो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक लागू करेंगे, हरियाणा के लोगों ने सबने मिलकर तय किया कि हम इसको 2025 तक लागू करेंगे। तो इस शिक्षा नीति को लागू करके अपने देश का नागरिक, अपने प्रदेश का नागरिक 21वीं सदी का ऐसा नागरिक बने कि हम सीना चौड़ा करके, माथा ऊंचा करके विश्व में खड़े हो सके कि भारतवर्ष जो कभी इस दुनिया का विश्वगुरु, जिसकी चर्चा हमारे कनिष्ठ जी ने की है, कि विश्वगुरु के नाते से फिर अपने आप को स्थापित कर सके। ये काम, एक दिशा चाहिए, कठिन नहीं है, एक समर्पण भाव चाहिए, निश्चितता है इसमें। तो समर्पण भाव के नाते से आज जो सामने टीम बैठी है, इससे बड़ी टीम हमारे शिक्षा क्षेत्र की नहीं हो सकती। तो इस नाते से आप सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। जो चीजें शुरू की हैं, बहुत सी चीजें हमने पिछले वर्ष में शुरू भी कर दी हैं। जैसे 3 से 5 वर्ष के बच्चों को अभी तक आंगनवाड़ियों के अंदर ही हमारे बच्चे जाते हैं। व्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं है आंगनवाड़ियों की, वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, केवल लोग बच्चों को भोजन के नाम से वहाँ आकर्षण होता, चले जाते हैं, और फिर हमारी बहनें भी वो उतना ही काम करती हैं। लेकिन बच्चे का जो शिक्षण का जो मजबूत एक यानी आधार तभी बन सकता है कि उन बच्चों को हम शिक्षा देना वहीं शुरू करें। उसमें से जो हमने प्लेवे स्कूल खोले हैं, 4000 प्लेवे स्कूल खोलने की योजना बनाई है, उन्हीं आंगनवाड़ियों को कईयों को प्रमोट करेंगे, उनकी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। अभी 4000 विचार किए हैं, आगे बढ़ करके इस संख्या को और बढ़ाया भी जा सकता है। इन आंगनवाड़ियों का भी और सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, इनकी व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार से हमने स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल, हमने जो संस्कृति मॉडल स्कूल जिनकी कल्पना की है, तो इन संस्कृति मॉडल स्कूलों के आधार पर भी उन बच्चों का शिक्षण, ये ठीक है कि हम एक साथ सब बच्चों की सारी व्यवस्थाएं शायद ठीक ना कर पाए, संख्या बड़ी है, स्कूलों की संख्या भी बहुत है। हमारे 14,000 15,000 स्कूल हैं, तो 15,000 स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एक साथ नहीं कर सकते। लगभग इतने ही 16-17,000 प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो सभी में एक साथ नहीं कर सकते, फेज वाइज करेंगे। तो फेज वाइज में जो हमने विचार किया है उसके अंदर अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, उसमें भी 137 स्कूल ही हमने शुरू किए हैं। बाद में शायद 1400 स्कूलों की कितनी हमारी योजना है, जो बैग फ्री स्कूल की बात हम करते हैं, तो 1400 स्कूल है। एक एक करके ऐसे इन पद पर आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं आज देख रहा था एक आंकड़ा, 3 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक
हमारे देश में 64 लाख अब युवा हैं, बच्चे हैं, सब मिला करके, यानी जिनकी स्कूलिंग होनी है 3 वर्ष से लेकर के और 17 वर्ष तक। मैं मानता हूं +2 का जो विद्यार्थी है 17 वर्ष तक ही माना जाएगा। कभी 18 वर्ष था, लेकिन आज चूंकि उसकी अर्ली एजुकेशन 3 वर्ष से ही अगर शुरू करते हैं तो 17 वर्ष तक हो सकती है। ये 64 लाख विद्यार्थी हैं अपने प्रदेश में, और प्रदेश में आज भी ड्रॉप आउट रेट कितना महावीर जी? कोई पूरे प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट हमारा अभी साक्षरता के नाते से 82% साक्षरता मानी जाती है। सब बड़े मिलाकर, बूढ़े मिलाकर या बच्चे मिलाकर कुछ ना कुछ जो ड्रॉप आउट रेट है, हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि ये ड्रॉप आउट रेट 2025 तक 0 कैसे हो जाए। एक भी बालक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी स्कूलिंग नहीं हो रही, और उसको हम ट्रैक करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई हमें बताएगा और तब जाके ध्यान में आएगा। हमने इसका एक सिस्टम बनाया है। परिवार पहचान पत्र इस नाम से एक कार्यक्रम चलाया है। सब परिवारों का रजिस्ट्रेशन, उन परिवारों के अंदर हर सदस्य का रजिस्ट्रेशन, और हर सदस्य वो अपनी क्षमता के हिसाब से अपना जो एंगेजमेंट है उसकी क्या है, उसकी व्यस्तता क्या है, क्या वो स्कूल में पढ़ रहा है, क्या वो कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या व्यवसाय कर रहा है, या रिटायर हो गया है, रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहा है या नहीं। हमारे 3 वर्ष से लेकर और 17 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, स्कूल के अलावा वो बाहर कहीं हैं तो क्यों हैं, हर प्रकार की उनकी पढ़ाई की व्यवस्था ये हम करेंगे, और एक एक विद्यार्थी को यानी ट्रैक करेंगे, जिसमें से हम 0 ड्रॉप आउट इस स्थिति को हम ला सकें। इसकी ओर हमारा एक सिस्टम ये हमको बना करके चलना है। स्कूलों में, कॉलेजेस में हमने संख्या की कमी नहीं छोड़ी। क्लस्टर सिस्टम हो या प्राइमरी स्कूल हो, हर 2 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल है, और आवश्यकता हो तो और भी खोले जा सकते हैं, लेकिन वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता। पिछले दिनों में साहब हमने लगाया कि 700 विद्यालय तो ऐसे हैं जब बच्चों की संख्या बहुत कम है, 10, 15, 18, 20। ये भी नहीं चाहिए, उससे भी जितनी उसकी उपयोगिता उन विद्यालयों की होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। उन छोटे विद्यालयों को अगर नज़दीक कहीं स्कूल नहीं मिलेगा तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ये हम करेंगे, लेकिन हर विद्यार्थी को स्कूल में भेजने का काम हम करेंगे, और उनका, विद्यालयों का, शिक्षकों का पूरा उपयोग ये भी होना चाहिए। तो इस नाते से सारी व्यवस्थाएं जो भी नई शिक्षा के नाते से हमारे जो प्रयास हैं वो हम कर रहे हैं। नई योजना में जो जो चीज़ें समय समय पर सामने आएंगी उनको हम लागू करेंगे।